नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। हम पढ़ रहे हैं हमारे अतीत भाग एक कक्षा 6 के लिए NCERT के पास से पाठ्य पुस्तक प्रीलिम्स 2024 के लिए इसका रिवीजन कर रहे हैं और इसको हम जल्दी जल्दी में रिवाइज करेंगे। आपके समक्ष ये पुस्तक उपस्थित हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए आपको इन चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करना है इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा है आखेट यानी कि शिकार और खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसमें आपको किस तरह से रिवाइज करना ताकि आपको चीज़ें काम आएंगी, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ पहले, ठीक है, रिवाइज तभी तो करें। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको मतलब नहीं पढ़नी है उन चीज़ों को मत पढ़िए। जैसे रिवाइज करने के लिए आपको वही चीज़ें देखनी है। जैसे ये जो कैसे पता लगाएं, ये जो जिस लेवल से लिखा है कक्षा 6 के बच्चों के लिए हिसाब से लिखा गया है, तो उसको उस तरह से रिवाइज करिए कि मतलब ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें मुझे याद करनी है नहीं, कक्षा 6 के बच्चों के हिसाब से बताई जा रही है ना। तो जो चीज़ मेरे आप काम आ सकती है रिटर्न रिटर्न मतलब जो प्रीलिम्स में उसमें उसमें वो फैक्ट काम आएंगे। जैसे हमारे अतीत में हम किन किन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, तो आखेटकों जिनको हम शिकारी कहते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और क्या पता कर सकते हैं, इस तरह का सवाल नहीं पूछेंगे। अब देखिएगा, प्रीलिम्स में तो हम एटलीस्ट नहीं पूछेंगे लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे में देखो, नर्मदा नदी का पता लगाना है। और यहाँ पर जो है आपको प्रीलिम्स में जिस पर फैक्ट जिस तरह से सवाल पूछा जा सकता है वो है कितने समय से रह रहे थे। तो नर्मदा नदी पर 1 लाख वर्ष नहीं है, कई लाख वर्ष पूर्व से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों में से संग्राहक थे। तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी की बात हो रही है जो मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश से होकर निकलती है ये नदी। और यहाँ पर जो है कई लाख वर्ष पूर्व से लोग रह रहे हैं नदी के तट पर। आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे, संग्राहक थे। मैं आपको अब सवाल भी दिखाऊंगा जो इस पर पूछे गए हैं अब तक के, ठीक है। हमारे आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से वो परिचित थे। भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के कुछ उत्पादों यहीं से वो संग्रह किया करते थे। तो कितने वर्ष पूर्व से, कई लाख वर्ष पूर्व से। यहाँ देखिए एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ। आपको पता करना है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ देखेंगे तो जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया यहाँ पर। तो कौन सी फसलें हैं, गेहूं और जौ, ठीक, फसलें उपजानी। और कहाँ पर यह उपजानी आरंभ हुई थी, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये मिलती हैं, ठीक है। और कितने टाइम पूर्व है, तो 8,000 वर्ष पूर्व है। क्या केवल पुरुष थे, नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा देखें तो भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया। तो पालतू पशु कौन कौन से शामिल थे उसमें, तो पालतू पशुओं में एक तो भेड़ भी थी, बकरी भी थी, गाय बैल तो थे ही थे। तो इस तरह से जो प्रारंभिक लोग थे जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, जैसा कि आप पहले एक बार रिवाइज किया है तो आप जानते ही होंगे कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वर्तमान, जिनको हम अफगानिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पर ही फैली हुई हैं और इनके बॉर्डर लाइन की तरह काम करती हैं ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व है। स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ फसलें उपजानी आरंभ की और गाय बकरी मतलब गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे पशु पालतू बनाए। इसी तरह से एक फैक्ट जो है आपके प्रीलिम्स में काम आ सकता है, देखिएगा, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो, जयंतिया और वो जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ। और मध्य भारत में जो सेंटर है वहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ जो हैं, वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। यहाँ पर क्या उपजाया गया, सबसे पहले चावल, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। और ये विस्तार जो थे विंध्य के उत्तर में स्थित थे, मतलब विंध्य जो पर्वत है मध्य भारत में उससे ऊपर की ओर उत्तर की ओर विद्यमान थे। अब इसी तरह से देखिए, जैसे मानचित्र पर सिंधु वर्ष की सहायक नदी का पता लगाइए। तो मानचित्र जैसा कि आप देखते हैं, सिंधु पंजाब जो ये नदियों का तंत्र जो है, सिंधु और ये 5 नदियां जो हैं, सहायक नदियां, बड़ी नदी में मिलने वाली नदियां कहती है, ये आपको पता ही है, छोटी सी चीज़। सिंधु और सहायक नदियों में क्या है, यहाँ से लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले।
गंगा और उसकी नदियों सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट के इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे कितने वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ नगरों का? तो 2500 वर्ष पूर्व। सिंधु और इनके 47 वर्ष पूर्व। ये टाइम का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सवाल बन सकता है। ठीक है, ये मोटा मोटा अंदाजा है। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के किनारे क्या है? मगध नाम का एक साम्राज्य था प्राचीन काल में, जो वर्तमान कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मगध में जो शासक हुए, शक्तिशाली शासक हुए, उनमें से आपको पता ही है बहुत सारे शासक जैसे अशोक वगैरह भी इसी क्षेत्र में थे। अब देखिए यहाँ पर एक जो साइड में दी हुई चीज़ें उनको भी ध्यान में रखिए। यहाँ क्या दिए? एशिया आधुनिक जो भारत है वो है, इसमें पाकिस्तान भी आता, बांग्लादेश भी आता, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जो है, और इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है ये भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, एशिया में भी दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप है, महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ियों पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब फैक्ट की तरह जो याद करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊँ क्योंकि प्रीलिम्स की दृष्टि से देख रहे हैं। देश के नाम देखिए, तो देश का नाम है इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस जो है सिंधु नदी को कहते हैं, संस्कृत में सिंधु कहते थे, इंग्लिश में ये मतलब जो भी है लैटिन ग्रीक भाषा में ये इंडस हो गया। और यहाँ पर जो जानकारी है वो ध्यान दीजिएगा। ईरानी और यूनानी लोगों ने जो है इन्होंने सिंधु को क्या कहा? ईरानियों ने कहा इंदोस और यूनानियों ने कहा इंडोस। मतलब यूनानियों ने तो इसको इंदोस कहा, ईरानियों ने इसको इंदोस कहा, लेकिन ये कहा कितने वर्ष पूर्व? इस तरह से आपको याद रखना है। तो 2500 वर्ष पूर्व ध्यान दीजिएगा, या लगभग 2500 वर्ष पूर्व ये टाइम बताया गया है। और मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा, अभी आपको समझ में आएगा। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानी और यूनानी ने सिंधु और इंदोस आपने देख लिया। इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। पूर्व का मतलब है जो ये नदी थी उस नदी के ईस्ट साइड में। इसी तरह से भरत नाम का प्रयोग देखें तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक कृति 3500 वर्ष पूर्व लगभग जो है ऋग्वेद में मिलता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। अब यहाँ पर ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का उल्लेख पृष्ठ की उल्लेख किया गया है। यह पांडुलिपि जो है यहाँ पर दिखाई गई है चित्र में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह पांडुलिपि 1000 वर्ष पहले लिखी गई। पांडुलिपि किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो भुर्ज नामक पेड़ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये जो है 1000 वर्ष पूर्व की हैं, ये विशिष्ट एक पांडुलिपि हैं। अब देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने, तो पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। तो हाथ से जो पुस्तकें लिखी जाती हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं। अभी हम इस पर सवाल देखने वाले हैं, आपको समझ में आएगा। पांडुलिपि अंग्रेजी में पांडुलिपि शब्द को कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लैटिन भाषा के मैनू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से। हाथ, मैनू का मतलब हाथ होता है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे शब्द चलते हैं जैसे मैनुअल, काम मैनुअली आप खुद कर लो। ठीक है, तो पांडुलिपि जो प्राय है ताड़पत्रों हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज पेड़ की छाल विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार की जाती हैं। कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, लेकिन केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त नहीं होती। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं ये सारी चीज़ें जानकारी मिलती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं भी, नाटक भी हैं। इनमें संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, अन्य प्राकृत तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे। अब देखते हैं अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेखों को अब किसे कहते हैं? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह होगी तो ही फिर अभिलेख कहेंगे उसको, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्यों करवाते थे लोग? क्योंकि कई बार जैसे शासक जो हैं आदेश उत्कीर्ण करवाने के लिए भी करते थे, ताकि उनका देख करके अनुपालन कर सके लोग। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर एक अशोक का एक शिलालेख दिया हुआ है, और ये शिलालेख जो है अफगानिस्तान में जो कंधार शहर है, कांधार जिसको गांधार कहते थे, वो कंधार शहर जो है वहाँ पर ये मिला है। और यहाँ पर जो उस पर लिपि लिखी गई है, कौन सी 2 लिपियाँ, ध्यान दीजिएगा। 2250 वर्ष पूर्व का ये अभिलेख है। कांधार अभिलेख पूछे स्पष्ट टाइम तो 2250 वर्ष पूर्व बनाना हो जाएगा। अफगानिस्तान में मिला ये, और वहाँ से ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियाँ आपको पता है किस तरह से बनी होती हैं। यहाँ अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरेमाइक नामक 2 लिपियाँ, यूनानी, अरेमाइक, इस बात का ध्यान दीजिए। मैं सवाल देखूंगा तब आपको समझ में आएगा, प्रॉब्लम होगी फिर।
अब देखिए, कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद जो होता था पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हुए औजारों, हथियारों, बर्तनों, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ देखिए, एक 4700 वर्ष पूर्व के पात्र वगैरह देखे गए हैं। चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्का का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था, सन चांदी के सिक्के का प्रयोग, ठीक है। और सिक्कों की छानबीन, ये सब मेंस के लिए भी साथ में थे कुछ चीज़ें। अब देखिए, स्पेसिफाइड होकर के बताएं अगर आपको, तो पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, नहीं मिलते होंगे, क्योंकि कपड़े जो है नष्ट हो जाते हैं। प्राय पांडुलिपियों, अभिलेखों, तो पुरातत्वविदों से पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार उन्हें जो अतीत का अध्ययन करते हैं उनको इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रीलिम्स की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो तिथि है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC, ठीक है, और BCE भी कहते हैं। यहाँ पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक अन्यत्र में जानकारी दी हुई है, लेकिन ये अभी जानकारी इसमें काम की नहीं है। अब मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सवाल पर आइए आप। अब जब NCERT आप पढ़ लेते हैं, उसके टेस्ट कहाँ से देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो दृष्टि के NCERT के टेस्ट जो है चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, उनको आप दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे बनाए भी रखे हैं। तो प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, आप दृष्टि इतना लिख दीजिए NCERT, और हिंदी में लिखा होगा उस पर, हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश मीडियम पे, दोनों पे आ जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले पे आप टच करना, वहाँ आपको फिर लॉगिन करना पड़ सकता है। लॉगिन करने के बाद में वहाँ आपको जो चीज़ें मिलेंगी, टेस्ट देने का मौका आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्लास 6 की NCERT पढ़ी और इसके सभी चैप्टर्स के NCERT के टेस्ट पढ़े यहाँ पे सामने देखिएगा। अब हम पहले चैप्टर को खोलते हैं, क्या कब, कहाँ और कैसे। तो ये 8 मिनट में आपको टाइम, इतना ही टाइम लेकर के आपको टेस्ट देना है। 2018 का ये चढ़ाया हुआ है। इसको हम खोलते हैं और इसका टेस्ट देना शुरू करते हैं। अभी लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन करते हैं इस पर पहले। तो देखिए, पहला चैप्टर जो सबसे नीचे, क्या, कब, कहाँ और कैसे, 8 मिनट का समय है। इसको हमने एक बार दिया हुआ है, इसलिए विश्लेषण देखे हुए दिखा रहा है, नहीं तो आपको दिखाएगा क्विज फिर करें। अब क्विज पुनः शुरू करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। टेस्ट दे सके, बार बार भी दे सकते हैं इनको। अब शुरू करते हैं और इनको टेस्ट ऑन आपको दिखाते हैं किस तरह से टेस्ट में हमने रिफॉर्म मतलब करना है चीज़ें, देखी। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न आ चुके हैं। 8 मिनट का टाइम है, टाइम भी शुरू हो चुका है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी देखो, हमने पढ़ा गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो 8000 वर्ष पूर्व, जैसे बताया मैंने, गेहूं और जौ फसलों को उपजाया गया। और ये कहाँ पर, किरतर और सुलेमान की पहाड़ियों के, अभी हमने देखा पीछे सवाल में। तो सबसे पहले यही है, क्योंकि 47 वर्ष पूर्व इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है, और उससे पूर्व 8000 वर्ष पूर्व, 47 वर्ष से पूर्व 8000 वर्ष पूर्व। और इस पुस्तक के इस पहले अध्याय के अंदर देखिए, जो NCERT है हमारे पास भौतिक रूप में भी अवेलेबल है। तो इस NCERT में जो चीज़ें हैं, जैसे, तो ये पहला जो कथन है वो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने का शुरुआत हुई, तो ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को ये उपजाया गया, ठीक है। बाकी मध्य भारत में चावल और ये चीज़ें भी बाद में आई, लेकिन ये बाद में आई, सबसे पहले है गेहूं और जौ। तो ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी, नहीं। सबसे पहले मैंने बताया सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों में, ये 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा इन फसलों को उपजाना शुरू किया गया था, ठीक है। विंध्य और मध्य भारत में तो चावल है, लेकिन वो लगभग 25 वर्ष पूर्व के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो पहला कथन तो ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है। तो इसलिए पहला कथन हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। तो सबसे पहले नगर जो है, नगरों का विकास बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे हुआ था, बिल्कुल सही है। और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो हैं, इन नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ, नहीं। गंगा और उसकी नदियों के किनारे जो नगरों का विकास है वो 25 वर्ष पूर्व हुआ था, मैंने बताया था आपको। और सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास है वो 47 वर्ष पूर्व हुआ। तो 4700 है सिंधु और इसके, और गंगा और इसके है 2500। तो 5000 वाला कथन दूसरा गलत है, लेकिन पहला ठीक है, क्योंकि पहले कथन क्या कहा था, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक, बिल्कुल 47 वर्ष पूर्व। सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ हुआ, तो वो सिंधु और इसके नदी किनारे। सबसे पहले फसलें कहाँ उपजाई गई, तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के किनारे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा सवाल, हमारे पास टाइम भी जा रहा है, हमारा 8 प्रश्न है कुल।
देखिए तीसरा सवाल है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। देखिए अभी जाना, गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारे सोन जो है, सोन नदी के दक्षिण में आप जब जाएंगे तो गंगा और उसके दक्षिण में ये जो प्राचीन शहर था जिसको मगध कहते थे, वर्तमान में ये बिहार में पड़ता है। यहाँ पर जो है जो हमने पढ़ा उसमें ये सवाल मगध का था। ठीक है, अगला देखिए, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं। तो देखिए पहला कथन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस इस भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। बिल्कुल सही, 25 वर्ष पूर्व टाइम ठीक है, उत्तर पश्चिम से आते थे, यही मतलब आने के रास्ते थे। ईरानियों ने इसको पहले क्या लिखा, ईरानी, और पहले लिखा हिंदोस, ठीक बात है। दूसरी बार यूनानी लिखा, फिर इंदोस लिखा, ये भी ठीक है। ठीक है, इस प्रदेश को इंडिया कहा गया, ठीक बात है, ये पहला कथन तो ठीक है। दूसरा, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो ये दोनों कथन ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे पांचवें प्रश्न की ओर। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पांडुलिपि के संदर्भ में देख लो कौन सा सही नहीं है। अतीत में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, बिल्कुल ठीक है, मैनुअली कहते हैं उसको, मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के मैनु शब्द से मतलब जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी ठीक है। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक, देखिए बताया था, भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और चौथा है, पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। मैंने बताया था केवल मंदिरों और विहारों में नहीं, मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन केवल वहीं से वो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अन्य स्थानों से भी मिली है। तो जो सही नहीं है वो डी है, क्योंकि केवल लिख दिया इसने, इसलिए गलत हो गया, बाकी सही हो जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं 8वें में से। देखिए प्रश्न क्या है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों के संदर्भ में पहला, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे, बिल्कुल गलत। पत्थर पर होते थे लेकिन केवल पत्थर पर नहीं, पत्थर की अलावा जो कठोर धातुएं होती थी उन धातुओं पर, धातु सतह पर भी हो सकते थे, यानी कठोर सतह होनी जरूरी थी, केवल पत्थर होना अनिवार्य नहीं था। तो पहला कथन इसलिए गलत हो गया। ठीक है, पत्थर सही है लेकिन केवल पत्थर गलत है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, कभी कभी शासक इस शासक अथवा अन्य लोग ना अपने आदेशों को इस तरह उल्लंघन करवाते थे ताकि उन्हें देख सके और अनुपालन कर सके लोग। तो दूसरा ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर जो है केवल 2 ठीक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख, देखो 2250 वर्ष पूर्व का अभिलेख था, और उस कांधार अभिलेख में कौन सी लिपियों का प्रयोग हुआ था, मैंने दोनों बताई थी, और वो है डी, यूनानी और अरेमाइक लिपियाँ। ठीक है, तो यूनानी और अरेमाइक लिपियाँ हैं। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं, 8वें प्रश्न की ओर जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर कथन देर का है, फिर इसका कारण देर का है। तो कथन और कारण, ए जो है कथन है और आर कारण है। एक कथन क्या कह रहा है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व में जानी जाती है, ठीक बात है, कथन इसमें गलत है ही नहीं। कारण क्या है, ऐसा क्यों जाना जाता है, उसका कारण जो है ये सही क्या व्याख्या कर रहा है, इसलिए हिसाब से वापस ऑप्शन दे रखे हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व में मापी जाती है, क्यों, क्योंकि वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि की जाती है, और जन्म की तिथि के बाद वाली तिथियां तो गिनी जाती हैं, वहां से शुरू होगी, लेकिन उससे पूर्व वाली को ईसा पूर्व इसलिए कहते हैं। तो कथन बिल्कुल सही है और व्याख्या भी ठीक स्पष्टीकरण करता है। अब हम बढ़ते हैं फिनिश टेस्ट की, और फिनिश करने के बाद इसका हम रिजल्ट देखते हैं और क्या नंबर हम प्राप्त कर पाए हैं, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं, बिल्कुल आपका जो स्कोर है वो ये कह रहा है 16 में से 16 है। ठीक है, इसका एनालिसिस देखना चाहें तो हम एनालिसिस भी वापस देख सकते हैं, इसका एनालिसिस भी दे रखा है, हर प्रश्न का वापस उत्तर विस्तार से इन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और वहाँ से फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में इनके जो टेस्ट है वो लगाने हैं आपको। और ये टेस्ट कहाँ से लगाने हैं या मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये है वेबसाइट, अगर आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, ऊपर लिखी हुई देखिए दृष्टि IAS.com, और हिंदी फिर क्विज रिजल्ट 387, ये इस तरह से हैं। तो हिंदी क्विज लिख देगा, एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको, मतलब सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा।